1962। जब भारत के सैनिक नहीं हारे बल्कि व्यवस्था चूक गई। अगर सैनिक नहीं हारे तो फिर हार किसकी थी? कि 1962 की हार को केवल सैनिकों की कमजोरी कह देना इतिहास के साथ अन्याय होगा। हवा बहुत ठंडी थी, इतनी ठंडी कि सांस लेने पर फेफड़ों में चुभन सी महसूस हो रही थी। सामने दूर दूर तक फैले बर्फ से ढके पहाड़ थे, शांत, अडिग और बेपरवाह। ऐसा लगता था जैसे ये पहाड़ सब कुछ देख चुके हों और फिर भी चुप हों। एक सुनसान सी चौकी दिखाई देती है, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, बस जमी हुई जमीन, टूटी हुई लकड़ी की बाड़ और एक झंडा जो ठंडी हवा में थरथरा रहा है। 1962। जब भारत के सैनिक नहीं हारे बल्कि व्यवस्था चूक गई। ये शब्द आरोप नहीं है, ये एक सवाल है। अगर सैनिक नहीं हारे तो फिर हार किसकी थी? हेलो, कोई सुन रहा है? फिर सन्नाटा। यह उस दौर की कहानी कहता है जब जवान ऊंचाई पर तैनात थे लेकिन उनकी आवाज नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थी। जब संदेश थे पर साधन कम थे। जब हौसला था पर तैयारी अधूरी थी। बर्फ के बीच एक जवान की परछाई उभरती है। उसका चेहरा साफ नहीं दिखता लेकिन उसकी चाल में थकान है। वह अकेला नहीं है, उस जैसे कई हैं। किसी के पास पूरा हथियार नहीं, किसी के पास सर्दी से बचने के कपड़े नहीं, फिर भी वे खड़े हैं, चुपचाप, डटे हुए। कहीं दूर से हवा में धातु के टकराने की हल्की आवाज आती है। कोई लड़ाई नहीं दिखाई जाती, कोई गोली नहीं, बस माहौल। बर्फ उस रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी, इतनी खामोश कि अपने ही कदमों की आवाज भी अजनबी लग रही थी। हिमालय की ऊंचाइयों पर तैनात वह जवान अपनी बंदूक को कसकर पकड़े खड़ा था। उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं, लेकिन आंखें अब भी चौकस थीं। सामने फैले पहाड़ जैसे पत्थर नहीं बल्कि गवाह थे, हर उस फैसले के जो कहीं बहुत दूर कमरों में लिए गए थे। उस चौकी पर कुल मिलाकर गिनती के कुछ ही जवान थे। न पर्याप्त हथियार, न पूरी जानकारी। आदेश साफ था, पीछे नहीं हटना। लेकिन यह आदेश देने वालों ने कभी इस ठंड को महसूस नहीं किया था। उन्होंने कभी यह नहीं जाना कि जब शरीर से ज्यादा मन कांपता है तब भी कैसे खड़ा रहा जाता है। जवान ने जेब से घर की चिट्ठी निकाली। मां ने लिखा था, ठंड का ध्यान रखना बेटा। वह हल्का सा मुस्कुराया। यहां ठंड से ज्यादा हालात की सर्दी चुभ रही थी। अचानक चौकी के अंदर रखा पुराना रेडियो खरखराया। हेलो, यहां पोस्ट नंबर। आवाज बीच में ही टूट गई। फिर सन्नाटा। यह सन्नाटा कोई साधारण चुप्पी नहीं थी, यह उस व्यवस्था की चुप्पी थी जो जरूरत के समय बोल नहीं पाई। जवान रेडियो को देखता रहा जैसे उससे जवाब मांग रहा हो, लेकिन जवाब कहीं और अटक गए थे। रात गहराती गई, दूर कहीं हलचल थी लेकिन साफ कुछ दिख नहीं रहा था। जवान जानता था कि सामने खतरा है, पर यह भी जानता था कि पीछे हटना विकल्प नहीं है। उसे देश ने नहीं, उसके ज़मीर ने रोका हुआ था। यही वो पल थे जिनमें 1962 की असली कहानी छुपी है। यह कहानी हार की नहीं है, यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने अधूरी तैयारी के बावजूद पूरी हिम्मत दिखाई। जब इतिहास ने लिखा कि भारत हार गया, तब किसी ने यह नहीं लिखा कि उस हार का बोझ किन कंधों पर डाला गया। किसी ने यह नहीं पूछा कि जिन जवानों ने जान दी, क्या उनके पास चुनने का विकल्प था। सुबह होने से पहले कई आवाजें खामोश हो चुकी थीं। कुछ जवान बर्फ में लेटे थे, हमेशा के लिए। उनके चेहरे पर डर नहीं था, थकान थी, लेकिन पछतावा नहीं। सालों बाद लोग कहेंगे 1962 भारत के लिए शर्म का साल था, लेकिन सच यह है कि शर्म वहां नहीं थी जहां जवान खड़े थे।
शर्म वहां थी जहां से उन्हें बिना तैयारी के आगे बढ़ने को कहा गया। यह कहानी किसी एक युद्ध की नहीं है। यह कहानी हर उस इंसान की है जो अपना फर्ज निभाता है, चाहे हालात उसके खिलाफ क्यों ना हो। 1962 हमें यह सिखाता है कि देश कभी एक दिन में मजबूत नहीं बनता, लेकिन अगर वह अपने जवानों से सीख ले तो दोबारा वैसी गलती नहीं करता। और पहाड़, वे आज भी वहीं खड़े हैं, चुप, सब कुछ जानते हुए। हवा बहुत ठंडी थी, इतनी ठंडी कि सांस लेने पर फेफड़ों में चुभन सी महसूस हो रही थी। सामने दूर दूर तक फैले बर्फ से ढके पहाड़ थे, शांत, अडिग और बेपरवाह। ऐसा लगता था जैसे ये पहाड़ सब कुछ देख चुके हों और फिर भी चुप हों। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, बस जमी हुई जमीन, टूटी हुई लकड़ी की बाड़ और एक झंडा जो ठंडी हवा में थरथरा रहा है। यहीं से आवाज आती है, गंभीर, धीमी और भारी। 1962 जब भारत के सैनिक नहीं हारे बल्कि व्यवस्था चूक गई। ये शब्द आरोप नहीं है, ये एक सवाल है। अगर सैनिक नहीं हारे तो फिर हार किसकी थी? एक पुराना रेडियो पड़ा है, धूल से भरा, तार उलझे हुए। अचानक उसमें से खरखराहट की आवाज आती है, हेलो, कोई सुन रहा है? फिर सन्नाटा। यह रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह बथ्य उस दौर की कहानी कहता है जब जवान ऊंचाई पर तैनात थे, लेकिन उनकी आवाज नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थी। जब संदेश थे पर साधन कम थे, जब हौसला था पर तैयारी अधूरी थी। बर्फ के बीच एक जवान की परछाई उभरती है। उसका चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन उसकी चाल में थकान है। वह अकेला नहीं है, उस जैसे कई हैं। किसी के पास पूरा हथियार नहीं, किसी के पास सर्दी से बचने के कपड़े नहीं, फिर भी वे खड़े हैं, चुपचाप, डटे हुए। कहीं दूर से हवा में धातु के टकराने की हल्की आवाज आती है। कोई लड़ाई नहीं दिखाई जाती, कोई गोली नहीं, बस माहौल। क्योंकि यह कहानी युद्ध के शोर से शुरू नहीं होती, यह कहानी उस चुप्पी से शुरू होती है जिसने सब कुछ कह दिया। यह कहानी कायरता की नहीं है, यह कहानी उन जवानों की है जो जानते थे कि हालात उनके खिलाफ हैं, फिर भी उन्होंने पीछे हटना नहीं चुना। इतनी ऊंचाई जहां हर कदम एक परीक्षा है, जहां दुश्मन से पहले ठंड लड़ती है, जहां आदेश ऊपर से आते हैं लेकिन जमीनी सच्चाई नीचे दब जाती है। यही दर्शक समझने लगता है, ये डॉक्यूमेंट्री किसी को दोषी ठहराने नहीं आई है, यह उन फैसलों को समझने आई है जिनका बोझ जवानों ने अपने कंधों पर उठाया। यह शुरुआत दर्शक से एक वादा करती है, आगे जो कहानी आएगी वह हार की नहीं होगी, वह बहाने की नहीं होगी, वह होगी सच्चाई की, बलिदान की और उन सबकों की जो बर्फ में दब गए लेकिन कभी मिटे नहीं। यही है 1962 की कहानी की शुरुआत। बर्फ उस रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी, इतनी खामोश कि अपने ही कदमों की आवाज भी अजनबी लग रही थी। हिमालय की ऊंचाइयों पर तैनात वह जवान अपनी बंदूक को कसकर पकड़े खड़ा था। उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं, लेकिन आंखें अब भी चौकस थीं। सामने फैले पहाड़ जैसे पत्थर नहीं, बल्कि गवाह थे हर उस फैसले के जो कहीं बहुत दूर कमरों में लिए गए थे। उस चौकी पर कुल मिलाकर गिनती के कुछ ही जवान थे, न पर्याप्त हथियार, न पूरी जानकारी। आदेश साफ था, पीछे नहीं हटना, लेकिन यह आदेश देने वालों ने कभी इस ठंड को महसूस नहीं किया था। उन्होंने कभी यह नहीं जाना कि जब शरीर से ज्यादा मन कांपता है तब भी कैसे खड़ा रहा जाता है। जवान ने जेब से घर की चिट्ठी निकाली। मां ने लिखा था, ठंड का ध्यान रखना बेटा। वह हल्का सा मुस्कुराया।
यहां ठंड से ज्यादा हालात की सर्दी चुभ रही थी। अचानक चौकी के अंदर रखा पुराना रेडियो खरखराया। हेलो, यहां पोस्ट नंबर। आवाज बीच में ही टूट गई। फिर सन्नाटा। यह सन्नाटा कोई साधारण चुप्पी नहीं थी। यह उस व्यवस्था की चुप्पी थी जो जरूरत के समय बोल नहीं पाई। जवान रेडियो को देखता रहा, जैसे उससे जवाब मांग रहा हो, लेकिन जवाब कहीं और अटक गए थे। रात गहराती गई। दूर कहीं हलचल थी, लेकिन साफ कुछ दिख नहीं रहा था। जवान जानता था कि सामने खतरा है, पर यह भी जानता था कि पीछे हटना विकल्प नहीं है। उसे देश ने नहीं, उसके ज़मीर ने रोका हुआ था। यही वो पल थे जिनमें 1962 की असली कहानी छुपी है। यह कहानी हार की नहीं है। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने अधूरी तैयारी के बावजूद पूरी हिम्मत दिखाई। जब इतिहास ने लिखा कि भारत हार गया, तब किसी ने यह नहीं लिखा कि उस हार का बोझ किन कंधों पर डाला गया। किसी ने यह नहीं पूछा कि जिन जवानों ने जान दी, क्या उनके पास चुनने का विकल्प था। सुबह होने से पहले कई आवाजें खामोश हो चुकी थीं। कुछ जवान बर्फ में लेटे थे, हमेशा के लिए। उनके चेहरे पर डर नहीं था, थकान थी, लेकिन पछतावा नहीं। सालों बाद लोग कहेंगे 1975 भारत के लिए शर्म का साल था। लेकिन सच यह है कि शर्म वहां नहीं थी जहां जवान खड़े थे। शर्म वहां थी जहां से उन्हें बिना तैयारी के आगे बढ़ने को कहा गया। यह कहानी किसी एक युद्ध की नहीं है। यह कहानी हर उस इंसान की है जो अपना फर्ज निभाता है, चाहे हालात उसके खिलाफ क्यों न हो। 1962 हमें यह सिखाता है कि देश कभी एक दिन में मजबूत नहीं बनता, लेकिन अगर वह अपने जवानों से सीख ले तो दोबारा वैसी गलती नहीं करता। और पहाड़, वे आज भी वहीं खड़े हैं, चुप, सब कुछ जानते हुए भी। यह कहानी युद्ध से शुरू नहीं होती। यह कहानी भरोसे से शुरू होती है। 1947 में भारत आजाद हुआ था। देश थका हुआ था, लेकिन उम्मीदों से भरा हुआ। उसी दौर में चीन भी एक नई पहचान के साथ खड़ा हो रहा था। दोनों देशों के नेताओं के मन में एक सपना था। एशिया को अपनी राह खुद बनानी चाहिए, बिना किसी विदेशी ताकत के दबाव के। दिल्ली की गलियों से लेकर बीजिंग के दरबारों तक एक ही नारा गूंजने लगा, हिंदी चीनी भाई भाई। यह सिर्फ नारा नहीं था, यह सिर्फ एक भावना थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन को एक दोस्त के रूप में देखते थे, एक ऐसा पड़ोसी जो भारत की तरह उपनिवेशवाद से बाहर आया हो। जब दुनिया दो ध्रुवों में बांट रही थी, भारत और चीन ने पंचशील का हाथ थामा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत। कागजों पर सब कुछ ठीक था, भाषणों में दोस्ती थी, अखबारों में मुस्कुराती तस्वीरें थीं, लेकिन पहाड़ों में खामोशी थी। हिमालय की ऊंचाइयों पर सीमाएं कभी साफ तय नहीं हुई थीं। ब्रिटिश दौर की खींची गई रेखाएं, जैसे मैकमोहन लाइन, जमीन पर उतनी साफ नहीं थीं जितनी नक्शों में दिखती थीं। भारत मानता था कि सीमा स्पष्ट है, चीन इसे अलग नजर से देखता था। यहीं से चुपचाप एक दरार बनने लगी। 1950 के दशक के अंत में चीन ने अक्साई चिन क्षेत्र में एक सड़क बनानी शुरू की, चुपचाप, बिना शोर के। यह सड़क चीन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी थी, लेकिन भारत को इसकी भनक बहुत देर से लगी। जब तक दिल्ली में नक्शे खुले, पहाड़ों में रास्ते बन चुके थे। दिल्ली अब भी भरोसे में थी, यह भरोसा कि दोस्त हमला नहीं करते। इसी भरोसे में भारत ने अपनी नीति बनाई, बातचीत से सब सुलझ जाएगा। सैनिक चौकियों को आगे बढ़ाया गया, लेकिन तैयारी अधूरी रही। यह मान लिया गया कि दूसरा पक्ष भी उतना ही संयम दिखाएगा। पर इतिहास भावनाओं पर नहीं चलता,
उन दिनों 1962 से पहले के सालों में रिश्ते धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगे। बातचीत में तल्खी आ गई और चीन के बयान भी बदलने लगे। और फिर एक दिन पहाड़ों की उस खामोशी ने करवट ली। अक्टूबर 1962 में वही भरोसा टूट गया जिसे सालों तक सींचा गया था। यही वह क्षण था जब दोस्ती की कहानी एक संघर्ष में बदल गई, जिसे इतिहास ने सीनो इंडियन वॉर के नाम से जाना। लेकिन यह समझना जरूरी है, यह युद्ध अचानक नहीं हुआ। यह एक दिन की गलती नहीं थी। यह वर्षों के भरोसे, गलत आकलन और अनकही सच्चाइयों का नतीजा था। जब गोलियां चली तब कहानी बदल चुकी थी, लेकिन उस बदलाव की जड़ें बहुत पीछे थीं। उन मुस्कुराती तस्वीरों में, उन नारों में और उस विश्वास में जो पहाड़ों की तरह मजबूत दिखता था लेकिन भीतर से दरक चुका था। यही है 1962 से पहले की असली पृष्ठभूमि। एक दोस्ती, एक भ्रम और एक टूटता हुआ भरोसा। यह कहानी बंदूकों से नहीं, नक्शों से शुरू होती है। हिमालय के पहाड़ बहुत पुराने हैं। वे हजारों सालों से खड़े हैं, बिना किसी रेखा के, बिना किसी बोर्ड के। लेकिन इंसानों ने एक दिन सोचा कि इन पहाड़ों पर भी लकीर खींची जा सकती है, और यहीं से समस्या शुरू हुई। अक्साई चिन, वह जमीन जो दूर थी इसलिए अनदेखी रह गई। अक्साई चिन कोई शहर नहीं था, कोई बाजार नहीं, कोई आबादी नहीं, बस ऊंचे, सूखे, बर्फीले पहाड़ और पत्थर। भारत के लिए यह इलाका लद्दाख का हिस्सा था। चीन के लिए यह एक जरूरी रास्ता था जो तिब्बत को उसके दूसरे हिस्से से जोड़ता। रातों में काम होता रहा। दूर दराज इलाका, न आबादी न देखने वाला। भारत को भनक तब लगी जब सड़क लगभग पूरी हो चुकी थी। रसद और तोपखाना पहले ही तैनात थे। सड़क बनते ही चीन ने धीरे धीरे रसद पहुंचानी शुरू की। खाना, हथियार, गोला बारूद। जहां भारतीय जवान एक गोली और एक कंबल के लिए जूझते थे, वहीं चीनी सेना के पास नियमित सप्लाई लाइन थी। तोपें चढ़ाई गईं, आर्टिलरी ऊंचाई से तैनात थी। यह सब बिना शोर, बिना घोषणा के हुआ। हिमालय में लड़ाई मैदान जैसी नहीं होती। यहां हवा, ठंड और ऊंचाई तीनों दुश्मन होते हैं। चीन ने सैनिकों को सालों तक ऊंचाई पर ट्रेनिंग दी। भारत ने नहीं, क्योंकि भारत को यकीन था युद्ध नहीं होगा। भारत को जानकारी देर से मिली। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थीं, पर गंभीरता से नहीं ली गईं। राजनीतिक भरोसा इतना गहरा था कि चेतावनियां कागजों में दब गईं। जब तक खतरा समझा गया, चीन तैयार था, भारत नहीं। 1962 की लड़ाई बराबरी की नहीं थी। एक तरफ योजना, तैयारी और रसद, दूसरी तरफ हिम्मत और कर्तव्य। यह कहानी है खामोश तैयारी बनाम भरोसे की भूल की। जब गोलियां चलीं तो फैसला पहले ही हो चुका था। दिल्ली के कमरों में, जहां पहाड़ सिर्फ नक्शों में देखे गए थे। फॉरवर्ड पॉलिसी, असली मोड़। 1960 में भारत ने यह नीति अपनाई। सीमा तक छोटी छोटी चौकियां बढ़ानी। उद्देश्य चीन को दबाव में लाना, बिना युद्ध के पीछे हटने पर मजबूर करना। कागज पर नीति मजबूत थी, पर मान लिया गया कि चीन जवाबी हमला नहीं करेगा। नेहरू युद्ध को आखिरी विकल्प मानते थे। उनकी सोच आदर्शवादी थी, शांति और बातचीत पर आधारित। पर इसे जमीनी सच्चाई से नहीं जोड़ा गया। हिमालय की ऊंचाइयों पर जवानों को कहा गया, आगे बढ़ो, पोस्ट बनाओ। पर न पर्याप्त हथियार थे, न तोपखाना, न ठंड से लड़ने के साधन। कई चौकियां इतनी दूर थीं जहां पहुंचना ही कठिन था। सप्लाई खच्चरों पर निर्भर थी। चीन ने फॉरवर्ड पॉलिसी को उकसावा माना। जहां भारत खुद को रक्षात्मक समझ रहा था, वहीं चीन ने इसे दबाव के रूप में लिया। जवाब मिला, और भारत तैयार नहीं था। यह नीति किसी एक की गलती नहीं थी। यह भरोसे, गलत आकलन और सीमित तैयारी का नतीजा थी। नेहरू ने खतरा नहीं चाहा, पर यह नहीं समझ पाए
कि पहाड़ों में भरोसा हथियार नहीं होता। जब युद्ध शुरू हुआ, जवान आगे थे पर पीछे से सहारा नहीं। यह फर्क था, इरादे सही, तैयारी अधूरी, और पहाड़ों ने इसकी कीमत जवानों से वसूली। 1962 जमीनी सच्चाई। यह कहानी किसी रणनीति की नहीं, किसी भाषण की नहीं। यह वहां से शुरू होती है जहां एक जवान अकेला खड़ा है, बर्फ, ठंड और अनिश्चितता के बीच। ठंड जानलेवा थी, हथियार पुराना था, कभी कभी जाम हो जाता था। जवान जानता था, पहले हिम्मत काम आएगी, हथियार बाद में। पुराने हथियार, नया जज्बा, न नई राइफलें, न भारी तोपें। फिर भी किसी ने नहीं पूछा, हमें क्यों भेजा गया? बस इतना कहा, यह मेरी ड्यूटी है। कई जवानों के पास पूरे कपड़े नहीं थे, किसी के जूते फटे, किसी के पास एक ही स्वेटर। वो कपड़े बांटते, आज तुम पहनो, कल मैं। ठंड से लड़ना उनकी रोज की जंग थी। सड़कें नहीं थीं, सप्लाई खच्चरों के सहारे आती थी, कभी देर से, कभी नहीं। एक गोली भी सोचकर चलाई जाती। घायल साथी को नीचे लाने में दिन लग जाते। रात में जवान जेब से चिट्ठी निकालते, जल्दी लौट आना बेटा, तुम्हारे बिना घर सूना है। इनमें युद्ध नहीं, बस इंतजार था। लोग कहते हैं 1962 में भारत हार गया, पर नक्शों की हार जवानों की नहीं थी। वे लड़े थे पुराने हथियारों से, कम कपड़ों में, टूटी सप्लाई के बीच। वे लड़े पूरे इंसान बनकर। यह कहानी हार की नहीं, असीम साहस की है, जिसे समझने के लिए आंकड़ों से नहीं, दिल चाहिए। 20 अक्टूबर 1962 वह सुबह थे। सूरज पूरी तरह निकला नहीं था, चोटियों पर नीली रोशनी फैल रही थी। जवान अपनी पोस्ट पर थे, किसी को उम्मीद नहीं थी युद्ध आज से शुरू होगा। अचानक पहाड़ों की खामोशी टूटी, तोपों की गूंज से। यह कोई झड़प नहीं थी, एक संगठित, तैयार हमला था। और हमला एक नहीं, 2 मोर्चों पर हुआ। पहला मोर्चा, लद्दाख, ऊंचाई ज्यादा, ऑक्सीजन कम, सप्लाई सीमित। चीन के पास बढ़त थी, ऊंचाई, तोपखाना, जानकारी। भारतीय जवानों के आदेश, जितना हो सके टिके रहो। पर चौकियां कटी रहीं, मदद देर से पहुंचती। यह बराबरी की लड़ाई नहीं थी। दूसरा मोर्चा, NIFA, अब अरुणाचल। घने जंगल, तंग रास्ते, सीमाएं जो नक्शों में थीं, जमीन पर नहीं। चीन की रणनीति तेज थी, पोस्ट दर पोस्ट तोड़ना। भारतीयों के पास न भारी हथियार, न स्पष्ट आदेश। वह दिन जिसने सब बदल दिया। चीन ने समय, जगह, तरीका सब चुना। भारत बिना तैयारी के युद्ध में धकेला गया। फिर भी जवान लड़े, पीछे नहीं हटे। उन्होंने हर गोली के साथ कहा, हम यहां हैं। यह सीमा विवाद नहीं रहा, यह युद्ध बन चुका था। हालात खिलाफ थे, पर जवान नहीं डरे। यह कहानी हार की नहीं, कर्तव्य और साहस की है। उस सुबह जब तोपें गूंज रही थीं, पहाड़ खामोश थे, लेकिन उन्होंने देख लिया था कौन पीछे हटा और कौन डटा रहा। रेजांगला की ऊंचाई पर हवा बहुत तेज चलती है, इतनी तेज कि इंसान की आवाज भी टूट जाती है। नवंबर 1962 की सुबह थी। बर्फ जमी थी, ठंड हड्डियों तक उतर चुकी थी। यहीं तैनात थे 13 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान। संख्या कम, हथियार सीमित, पर मन तैयार था। उन्हें पता था हमला हो सकता है और पीछे हटना आसान नहीं होगा। फिर हमला हुआ। चीनी सेना पूरी तैयारी से आई। संख्या ज्यादा, तोपखाने का सहारा, ऊंचाई पर बढ़त। सामने भारतीय जवान जिनके पास बस उनकी बंदूकें, साहस और आदेश। पोस्ट छोड़नी नहीं है। गोलियां चली, पहाड़ों ने आवाज कई गुना लौटा दी। गोला बारूद कम हुआ, फिर भी किसी ने पोजीशन नहीं छोड़ी। जब बंदूकें चुप हुईं, तो संगीनें चली। यह लड़ाई जीत की नहीं, डटे रहने की थी। एक एक कर जवान गिरे, पर पीछे नहीं हटे। जब युद्ध खत्म हुआ, तो सब अपने मोर्चों पर ही गिरे मिले। कोई भागा नहीं था। यह कोई कहानी नहीं, दर्ज सच्चाई थी। रेजांगला इसलिए अमर है क्योंकि वहां कर्तव्य की परिभाषा लिखी गई। साहस का मतलब हमेशा जीत नहीं होता, कभी हार जानते हुए भी खड़े रहना होता है। अगर हालात ऐसे हों, तो क्या हम भी उतनी ही मजबूती से खड़े रह पाएंगे? रेजांगला
कोई युद्ध क्षेत्र नहीं, एक कसौटी है इंसान की, सैनिक की, फर्ज की। 1962 में भारत ने बहुत कुछ खोया, लेकिन रेजांगला में आत्मसम्मान नहीं खोया। 1962 में भारत क्यों पीछे रह गया? यह सवाल उन जवानों से नहीं, उन जगहों से पूछा जाना चाहिए जहां फैसले लिए गए। राजनीतिक आकलन में चूक। भारत युद्ध से दूर रहना चाहता था। सोच सही थी, पर आकलन गलत। दिल्ली में मान लिया गया कि चीन युद्ध नहीं करेगा, लेकिन हमला निर्णायक था। नेतृत्व ने खतरे को कम आंका। यही पहली चूक थी। इंटेलिजेंस की विफलता। सूचनाएं और रिपोर्ट्स थीं, पर उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। नीति और इंटेलिजेंस के बीच सत्य कमजोर पड़ गया। जब तक खतरा समझा गया, समय निकल चुका था। वायुसेना का सीमित उपयोग। निकी, भारत के पास सक्षम वायुसेना थी, पर डर था कि युद्ध फैल जाएगा। इसने एक अहम ताकत को निष्क्रिय बना दिया। जमीन पर लड़ रहे जवान आकाश के सहारे से वंचित रहे। यह सैनिकों की गलती नहीं थी, वे वहीं खड़े थे जहां उन्हें रहना था। उन्हीं हथियारों से लड़े जो मिले। अगर कमी थी तो तैयारी में, निष्ठा में नहीं। 1962 की हार किसी एक फैसले की नहीं, कई चूकों का परिणाम थी। लेकिन यह शर्म नहीं, सीख थी। देश गलतियों से नहीं टूटता, सीख से मजबूत बनता है। 21 नवंबर 1962, युद्ध विराम। सूरज वही था, ठंड वही, बस गोलियां थम चुकी थीं। चीन ने अचानक घोषणा की, हम यहीं रुक रहे हैं। जो सेना आगे बढ़ रही थी वह क्यों रुक गई? चीन ने कहा, उद्देश्य पूरा हुआ। पर सच्चाई यह थी, वह वहीं रुक गया जहां तक पहुंचा था, पीछे नहीं हटा। अब जो बदल चुका था वही नई हकीकत थी। अक्साई चिन्ह अब नियंत्रण में नहीं था। नेफा में चीन लौटा, पर अविश्वास रह गया। सीमा अब सिर्फ रेखा नहीं, एक डर थी। युद्ध विराम का असर, सबसे गहरी चोट। लड़ाई थम गई, पर देश का मन टूटा रहा। भारत चुप हो गया। अखबारों में सवाल थे, जवाब नहीं। पहली बार देश ने खुद को कमजोर महसूस किया। जिन परिवारों ने अपने सैनिक खोए, उनके लिए यह शांति नहीं, खालीपन थी। जो लौटे वे चुप थे। एक अंत, जो अंत नहीं था। युद्ध विराम ने युद्ध रोका, पर असर वर्षों तक रहा। भारत की सोच बदली। अब भरोसा और तैयारी साथ चलने लगे। यह अध्याय शोर से नहीं, चुप्पी से खत्म, जिसमें सीख की गूंज थी। युद्ध खत्म हुआ, पर अंदर कुछ शुरू हुआ। यह हार का शोर नहीं, सदमे की चुप्पी थी। अखबारों में खबरें थीं, पर शब्द तौले हुए। देश को पूरी तस्वीर कभी नहीं दिखाई गई। संसद में बहसें हुईं, पर झिझक बनी रहीं। जवाबदेही तय नहीं हुई। यह राजनीति की नहीं, एक आहत देश की चुप्पी थी। न प्रदर्शन हुए, न नारे। लोग अखबार पढ़कर चुप रह गए। पहली बार लगा, देश अजेय नहीं है। यह डर घरों तक उतर गया। वे सबसे अकेले थे। कुछ घरों के बाहर झंडे उतारे गए, पर कोई सम्मान नहीं। कई परिवारों को यह तक नहीं बताया गया कि उनका बेटा कहां शहीद हुआ। माएं इंतजार करती रहीं, पत्नी उम्मीद पर टिकी रही। उनकी कहानियां न छपी, न कहीं सुनी गईं। एक चुप्पी जो बहुत कुछ कह गई। 1962 के बाद भारत ने बोलना कम किया और सोचना ज्यादा। यह चुप्पी कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि घाव भरने की एक प्रक्रिया थी। लेकिन इसमें कुछ आवाजें दब गईं, जवानों और उनके परिवारों की। जब हम 1962 को याद करें, तो सिर्फ युद्ध नहीं, उस सदमे को भी याद करें जो देश ने भीतर ही भीतर सहा था। क्योंकि सबसे बड़ी कीमत तो उन्होंने चुकाई जिन्होंने अपने सबसे बहादुर बेटे खोए। 1962 का युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन उस युद्ध ने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया।
यह वह दौर था जब देश ने खुद से सवाल पूछे, हम कहां चूके और अब आगे क्या। यह कहानी शर्म से नहीं बल्कि सीख से आगे बढ़ती है। सेना का आधुनिकीकरण। 1962 ने हमें सिखाया, हिम्मत अकेली काफी नहीं होती, सशक्त हथियार और अच्छा प्रशिक्षण भी जरूरी है। नई राइफलें आईं, तोपखाना बेहतर हुआ और हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग भी शुरू हुई। अब जवानों को सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि पहाड़ों में जीना भी सिखाया गया। सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर। जहां पहले सन्नाटा था वहां सड़कें बनी, एयर स्ट्रिप्स तैयार हुई, सप्लाई अब खच्चरों तक सीमित नहीं रही। पहाड़ अब भी कठिन थे लेकिन सेना अब अकेली नहीं थी। 1962 ने सिखाया, खतरा हमेशा शोर से नहीं आता। खुफिया तंत्र मजबूत हुआ, चेतावनियां अब फाइलों में नहीं निर्णयों में जगह पाने लगी। अब भारत ने ठान लिया, भरोसा और तैयारी साथ चलेंगे। बातचीत होगी पर सतर्कता भी। अब अगर समय आएगा तो देश तैयार होगा। 1962 सिर्फ युद्ध नहीं, एक सबक था। भारत ने भरोसे को ढाल समझा पर तैयारी पीछे रह गई। इरादे सही थे, अनुमान गलत। इसके बाद भारत बदल गया। बाद के संघर्ष, बदला रवैया। 1967 में नाथूला और 2020 के गलवान में भारत ने दिखाया, अब हालात वही नहीं हैं। अब जवानों के पीछे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, तेज सप्लाई और स्पष्ट नेतृत्व है। तैयारी अब प्राथमिकता है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार। क्या नहीं बदला? सीमाएं अब भी कठिन है, हवा अब भी ठंडी है और जवान आज भी उसी पहाड़ पर खड़ा है जहां उसका पहला हथियार अब भी उसका मनोबल है। सबसे मजबूत कड़ी, सीख। 1962 ने सिखाया कि इरादे नहीं, तैयारी जीतती है। आज का भारत इसी सीख पर खड़ा है। जो देश आज सीमाओं पर डटा है वह 1962 की भूलों से गुजरकर मजबूत हुआ है। समापन, अमर कहानी। पहाड़ फिर से शांत हैं, हवा अब भी ठंडी है पर गोलियों की आवाज बहुत पहले थम चुकी है। कैमरा उन पहाड़ियों से नीचे उतरता है जहां कभी जवान खड़े थे, बिना शिकायत, बिना सवाल। एक वाक्य उभरता है, गलती व्यवस्था की थी, बलिदान जवानों का। यह दोष नहीं, सच्चाई को जगह देने वाला वाक्य है। 1962 कायरता की कहानी नहीं, कर्तव्य और बलिदान की थी। कैमरा एक एक चेहरे पर ठहरता है, कुछ 20 वर्ष से कम उम्र के, कुछ जिन्होंने दुनिया ठीक से देखी भी नहीं, पर जिन्होंने अपना आज देश के कल पर रख दिया। यह कहानी हार की नहीं, सीख की याद है। स्मरण कि देश नक्शों से नहीं, भरोसे और जिम्मेदारी से बनता है। समापन सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, एक संकल्प है कि किसी जवान को कभी अधूरी तैयारी के साथ अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। कैमरा आखिरी बार तिरंगे पर ठहरता है जो हवा में लहरा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उन जवानों का साहस आज भी लहरा रहा है। और एक शांत आवाज गूंजती है, वे शहीद नहीं हुए थे, वे अमर हुए हैं। यहीं कहानी समाप्त होती है पर उनकी याद कभी समाप्त नहीं होगी।